हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा मैकेनिकल वेव्स का जो है वो फर्स्ट लेक्चर है। आप मैकेनिकल वेव्स के पीडीएफ को निकाल कर और उससे थ्योरी को देखकर और तभी लेक्चर को सुनें उससे, क्योंकि थ्योरी को जो लिखी हुई है उसी से मैच करते हुए हम डिस्कशन करेंगे टॉपिक्स का। तो आप उसमें देखें अपने पीडीएफ में, उसमें वेव्स लिखा हुआ है। देखिए, जो वेव्स होती हैं उनके जो टाइप हैं वो 3 तरह की वेव्स जो हैं वो हम लोग के सिलेबस में हैं। या होती हैं 3 तरह की वेव्स। एक तो मैकेनिकल वेव्स हैं। मैकेनिकल वेव्स का ही ये टॉपिक है जो हमारा है, ठीक है ना। और दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। मैकेनिकल वेव्स में मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और तीसरी मैटर वेव्स हैं जो 12th में आएंगी थोड़ा। जब पार्टिकल कोई मोशन में होता है तो उससे जो एसोसिएटेड वेव होती हैं वो मैटर वेव्स कहलाती हैं, ठीक है ना। ध्यान से सुनना थ्योरी को जरा। तो वहाँ देखें थ्योरी में, देखिए इसमें लिखा है ए वेव मोशन इज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैटर। जब मैकेनिकल वेव प्रोपोगेट होती है तो मैटर जो है वो आगे ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, ठीक। क्या ट्रांसपोर्ट होता है? एनर्जी और मोमेंटम। ऐसा होता ना कि आपने पढ़ा होगा कि ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल 2 तरह की वेव्स हैं। तो ट्रांसवर्स में वेव्स में पढ़ा होगा कि पार्टिकल ऊपर नीचे ऐसे मोशन करता है। जैसे वेव जा रही है मान लीजिए इस डायरेक्शन को, तो ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल्स है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन करता है ऐसे। तो जब ये मोशन करता है तो अपने एडजेसेंट पार्टिकल को ये एनर्जी दे देता है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से जब एक पार्टिकल मीन पोजीशन से नीचे आएगा तो जो एडजेसेंट पार्टिकल होगा वो भी नीचे आएगा, ठीक है ना, क्योंकि बीच में टच में है, ठीक। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है? पार्टिकल आगे पीछे मोशन करता है। तो दोनों ही केस में, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल हो चाहे ट्रांसवर्स हो, नेट ट्रांसपोर्टेशन मैटर का नहीं होता है, यानी मैटर शिफ्ट नहीं होता है। ट्रांसवर्स में क्या होगा? पार्टिकल वहीं ऊपर नीचे, ठीक। लॉन्गिट्यूडनल में फिर वहीं मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट, मोमेंटम ट्रांसफर करता जाता है आगे को। समझ में आ रही ना बात? तो क्या ट्रांसफर होगा? एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर होता है। तो जरा डिफिनेशन में देखें, ए वेव मोशन इज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैटर। समझ गए होंगे बात को, ठीक। डिस्टर्बेंस ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम बट द मीडियम डज नॉट ट्रेवल अलोंग विद द डिस्टर्बेंस। समझ गए होंगे ना, डिस्टर्बेंस के साथ मीडियम नहीं ट्रेवल करता है, केवल डिस्टर्बेंस जो है वो ट्रांसफर होता है पार्टिकल टू पार्टिकल, ठीक। ये मैकेनिकल वेव्स हैं, बिना मीडियम के ये मूवमेंट इनमें नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट देखें पैरा में, वेव मोशन इज डिफाइंड एज ए काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस विच ट्रेवल्स थ्रू ए मटेरियल मीडियम, ठीक। मीडियम मटेरियल होना चाहिए, कोई ना कोई मीडियम चाहिए, हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। ये हम अभी नीचे डिस्कस करेंगे। इन प्रॉपर्टी का होना बहुत जरूरी है अगर वेव्स ट्रेवल करती है मैकेनिकल वेव। प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया, ठीक। देखिए इलास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी है, जैसे आपने कोई पार्टिकल है और उसको मान लीजिए नीचे को प्रेस किया, देखिए पार्टिकल अप डाउन मोशन कर रहा है, तो बिल्कुल एसएसएम की तरह जब पार्टिकल नीचे आएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होगा किधर? अपवर्ड, ठीक। धीरे धीरे पार्टिकल की वेलोसिटी नीचे 0 होगी, फिर पार्टिकल वापस आएगा मीन पोजीशन पर। मीन पोजीशन पर आते समय वो वेलोसिटी गेन कर चुका है, इसलिए उसमें इनर्शिया है वेलोसिटी की, ठीक। ओवरशूट कर जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स किधर लगेगा? नीचे की तरफ। यानी कि जो पार्टिकल है, आगे भी इसमें दिया हुआ है कि जो पार्टिकल है मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे नीचे आया, फिर ये वापस गया, फिर यहां से ओवरशूट करेगा और फिर वापस आ जाएगा। समझ गए ना? जब पार्टिकल्स जो है, पार्टिकल जब नीचे आएगा मीन पोजीशन के तो रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ को एक्ट करेगा, ठीक। यहां पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वापस आएगा, यहां वेलोसिटी गेन कर लेगा, इसलिए ओवरशूट करेगा, ठीक। जब ऊपर गया तो वेलोसिटी फोर्स किधर लगा? रिस्टोरिंग डाउनवर्ड, फिर वापस आया, मीन पोजीशन के अबाउट पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करता है। ये कौन सी वेव्स है? ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है ना, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव जो होती है, जिधर वेव प्रोपोगेट होती है उसके 90 डिग्री पर ऑसिलेट करती है। समझ गए ना? पार्टिकल्स जो है और लॉन्गिट्यूडनल में उसी डायरेक्शन को ऑसिलेट करते हैं, ठीक है। अब जरा देखें ध्यान से उसमें, तो क्या लिखा था वहां पर? हैविंग प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया ऑन अकाउंट ऑफ रिपीटेड पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल
ऑफ मीडियम अबाउट देयर मीन पोजीशन, डिस्टर्बेंस बीइंग हैंडेड फ्रॉम वन पार्टिकल टू द एडजॉइनिंग पार्टिकल एंड सो ऑन। डिस्टर्बेंस ट्रांसफर करता जाता है बगल वाले पार्टिकल्स को, ठीक, विदाउट एनी नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ द मीडियम, मीडियम का कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। समझ में आ गई होगी बात। लिखिए, नीचे लिखा है टाइप्स ऑफ वेव मोशन कितने तरह के हैं, मैकेनिकल वेव या इलास्टिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैटर वेव्स। ठीक, मैकेनिकल वेव्स पर ध्यान दें। हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव में मीडियम की रिक्वायरमेंट है। ठीक, ये फिजिकल मीडियम इज मस्ट फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ द मैकेनिकल वेव। ये आप समझ गए होंगे, मीडियम चाहिए कोई ना कोई। साउंड वेव है, वाटर वेव्स लिखा है वहां पर, वाटर वेव्स आर द एग्जाम्पल ऑफ सच वेव्स। ठीक, फॉर प्रोपोगेशन ऑफ द, साउंड वेव भी और वाटर वेव जनरल है। ठीक, फॉर प्रोपोगेशन ऑफ द मैकेनिकल वेव्स मटेरियल मीडियम मस्ट पजेसेस फॉलोइंग प्रॉपर्टी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए मीडियम में? इलास्टिसिटी। अब आप इलास्टिसिटी समझ गए क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जब पार्टिकल ऑसिलेट करेगा तो अगर नीचे को ही चलता जाएगा तो वेव कैसे होगी प्रोपोग नहीं। जब पार्टिकल मीन पोजीशन से नीचे आएगा तो रुकना चाहिए, तो एक फोर्स क्रिएट होगा। ठीक, उसे हम रिस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे। किधर लगेगा? अपवर्ड। मीन पोजीशन पर आया तो इनर्शिया प्रॉपर्टी, ओवरशूट कर गया। फिर ऊपर, जब ऊपर गया तो रिस्टोरिंग फोर्स किधर? नीचे को, फिर आया, ऐसे ऐसे पार्टिकल ऑसिलेट करेगा। ठीक, तो इलास्टिसिटी हो गया, इनर्शिया प्रॉपर्टी हो गया, मिनिमम फ्रिक्शन, कुछ फ्रिक्शन चाहिए है, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो एडजेसेंट पार्टिकल को कैसे देगा मोशन। ठीक है ना, नहीं तो स्लिप कर जाएगा। जो उसके बगल में पार्टिकल होगा उसको भी तो वेलोसिटी मिलनी चाहिए। आगे बढ़ें। डेंसिटी ऑफ मीडियम, डेंसिटी होनी चाहिए मीडियम में। अगर वैक्यूम हो जाएगा तो कैसे प्रोपोगेट होगी? एक प्रॉपर्टी और लिखी है वहां पर, मीडियम इज आइसोट्रोपिक। देखिए, जो आइसोट्रोपिक वर्ड है उसका मतलब होता है कि प्रॉपर्टी जो मीडियम की हो, कौन सी? प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, वो सेम होने चाहिए इन ऑल द डायरेक्शन। इससे हालांकि वेव्स का कोई वो नहीं है, लेकिन इससे वेलोसिटी सेम होगी सभी डायरेक्शन में। वेलोसिटी मीडियम पर डिपेंड करती है मैकेनिकल वेव्स की। ठीक है ना, तो आइसोट्रोपिक का मतलब आप ध्यान रखना क्या है कि प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी सेम होनी चाहिए इन ऑल डायरेक्शन, सो द वेव प्रोपोगेट विद सेम स्पीड इन ऑल डायरेक्शन। समझ गए ना, सेम स्पीड से वेव प्रोपोगेट करनी चाहिए मीडियम में। ठीक, आपने डायग्राम आपका बना हुआ होगा, वहां पर हमने वहां पर दे रखा है कि मीन पोजीशन से पार्टिकल इधर आएगा, फोर्स ऊपर को लगेगा, यहां से ड्यू टू इनर्शिया ऊपर गया, फिर वापस आया। ठीक, ऐसे ऑसिलेट करेगा। नेक्स्ट पेज में देखें, पार्टिकल्स ऑसिलेट, वो थोड़ा सा उसी के बारे में लिख दिया है। पार्टिकल ऑसिलेट ड्यू टू इनर्शिया एंड इलास्टिसिटी। ठीक, व्हेन फोर्स अप्लाइड एंड पार्टिकल पुश्ड डाउन ड्यू टू द इलास्टिसिटी, फोर्स एक्ट अपवर्ड। ठीक, एंड सो द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल रिड्यूसेस टू जीरो। ठीक, पार्टिकल मीन पोजीशन से नीचे आया, फोर्स किधर लगा? ऊपर, वेलोसिटी कितनी हुई लोएस्ट पोजीशन पर? जीरो। ठीक, एट लोएस्ट पॉइंट ड्यू टू द इलास्टिक फोर्स इट मूव्स अपवर्ड, इलास्टिक फोर्स की वजह से फिर ऊपर जाएगा। ठीक, एट मीन पोजीशन वेलोसिटी इज मैक्सिमम ड्यू टू इनर्शिया इट गेट्स अप फ्रॉम मीन पोजीशन। समझ गए होंगे बात को। ठीक है ना, तो जो वेव्स हमने आपको लिखाई थी ये मैकेनिकल वेव्स थी, इसी की हम लोग स्टडी करेंगे। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का शॉर्ट में दिया है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपके 12th में ही डिटेल में है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोपोगेट होते हैं, वेक्टर दोनों इन स्पेस में, और इसमें तीनों 90 डिग्री पर होते हैं, जैसा कि डायग्राम बना हुआ है। दीज ट्रेवल्स, जो ईएम वेव्स होती हैं उनके लिए किसी मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, एग्जाम्पल दिए हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, तमाम वेव्स हैं, लाइट वेव्स हैं। ठीक, इस तरह से ये प्रोपोगेशन होता है। ध्यान रखना है इनको कि जैसे मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वाई में है तो मैग्नेटिक फील्ड जेड में, तीनों आपस में 90 डिग्री ईच अदर होते हैं। ठीक है ना, तो ये टॉपिक हमारा 12th का है। जो मैटर वेव्स होती हैं उनको हम डी ब्रोगली वेव्स भी कहते हैं, ये भी 12th में है आपके यहाँ। ठीक, ये जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो उससे ये वेव्स एसोसिएटेड होती हैं। ठीक, मैटर वेव्स पूरा एक टॉपिक होता है, पूरी बुक्स चलती हैं उस पर। आगे आगे क्या लिखा है? रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टर्बेंस एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो इसमें पहला है ट्रांसवर्स वेव।
ठीक, तो वैसे आप ट्रांसवर्स वेव समझ गए होंगे कि वेव जब एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट होगी तो जो मीडियम के पार्टिकल है वो उसके ठीक 90 डिग्री पर अप एंड डाउन मोशन करेंगे। आपको मालूम होगा कि वेव्स का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है ये क्रेस्ट और ये ट्रफ होता है, ठीक है ना। इसके डिफिनीशन की जरूरत नहीं है, जनरली ध्यान रखें जहां पर डिस्टरबेंस हाईएस्ट है अपवर्ड, ठीक है ना। ये आपका क्रेस्ट हो गया, नीचे वाला ट्रफ हो गया। देखें हम ट्रांसवर्स वेव में, इन ए ट्रांसवर्स वेव द वाइब्रेटरी मोशन इज एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, यानी पार्टिकल्स का मोशन 90 डिग्री पर है वेव प्रोपोगेशन के। दिस टाइप्स ऑफ वेव्स आर पॉसिबल इन मीडिया विच possesses इलास्टिसिटी ऑफ रिजिडिटी। ये जरूर ध्यान रखना, ये जो वेव्स होती हैं ये केवल सॉलिड में प्रोपोगेट हो सकती हैं, क्योंकि देखिए जो सॉलिड में है वो पार्टिकल, दूसरा जो पार्टिकल होगा वो बिल्कुल एडजेसेंट होगा टच में। वाटर में या गैस में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, तो जब वेव अप डाउन मूव करेगी तो वो एडजेसेंट पार्टिकल को मोशन कैसे देगी, क्योंकि है ही नहीं बगल में पार्टिकल गैसेस में, ठीक है ना। और लिक्विड में होगा वो स्लिप कर जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं उनके लिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की रिक्वायरमेंट है, ठीक, और वो केवल सॉलिड में होती है। हाँ, ये वाटर के सरफेस पर जरूर थोड़ा प्रोपोगेट होती हैं, वो सरफेस टेंशन की वजह से होती है, ठीक है ना। हमने यहाँ नीचे नोट किया है। तो दीज आर आल्सो पॉसिबल ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड ड्यू टू द सरफेस टेंशन, ठीक। इसमें कंप्रेशनल स्ट्रेन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना, इसमें जो आपका ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है ना। और ध्यान रहे कि डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ या क्रेस्ट, उनको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। वैसे वेवलेंथ की जनरल डिफिनीशन होती है कि अगर कोई भी वेव ऐसे प्रोपोगेट हो रही है आपकी, तो इसमें जैसे इस पॉइंट का और इस पॉइंट का फेज सेम है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो लैम्डा वेवलेंथ होती है। अब कहने के लिए आप यहां भी ले सकते हैं ट्रफ टू ट्रफ, और या क्रेस्ट टू क्रेस्ट ले सकते हैं, ऊपर क्रेस्ट टू क्रेस्ट या ट्रफ टू ट्रफ। तो जो भी डिफिनीशन लिख दें, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ जो है वो वेवलेंथ होगी, ठीक है ना। तो इसमें ये पॉइंट हमने अंडरलाइन वहां कर रखा है, और ध्यान रखना कि इसमें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की रिक्वायरमेंट है। ट्रांसवर्स वेव्स जो होती हैं वो केवल कहाँ होती हैं प्रोपोगेट, सॉलिड में या लिक्विड के सरफेस पर, वो भी सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है ना। नेक्स्ट देखें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जब वेव प्रोपोगेट होती है तो मीडियम में पार्टिकल्स जो होते हैं जिधर वेव चलती है उसी तरफ को पार्टिकल्स प्रोपोगेट करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करके ऐसे, ठीक, मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो जहां पार्टिकल पास पास हो गए उसको क्या कहते हैं, कंप्रेशन, और जहां पार्टिकल दूर दूर हो गए वो रेयरफेक्शन, ठीक। तो देखिए क्या लिखा है, वाइब्रेटरी मोशन टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स। Waves on spring sound waves are example of longitudinal waves. These waves are travels in the form of compression and rarefaction and possible in the media possessing elasticity of volume. लर्न रखना है कि वॉल्यूम इलास्टिसिटी इसमें रिक्वायरमेंट है, जो कि तीनों में होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। अगर अंडरलाइन नहीं हो तो वहां अंडरलाइन कर लेना अपने उसमें, ठीक है ना। कौन सी रिक्वायरमेंट है, इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम। दूसरा इसमें शियर स्ट्रेन भी होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि शियर स्ट्रेन होगा वो तभी आगे जो है मूवमेंट होगा। तो शियर स्ट्रेन भी यहाँ लिख लेना ब्रैकेट में, ठीक है ना। समझ गए होंगे बात, ठीक। ये जो वेव्स होती हैं लॉन्गिट्यूडनल, ये तीनों में ही प्रोपोगेट होती हैं। आपकी बुक में लिखा सॉलिड, लिक्विड और गैस में आपके में डायग्राम बना हुआ है, जहां पर लेयर पास पास है वो कंप्रेशन है, जहां पर लेयर दूर दूर हो गई वो रेयरफेक्शन है। इस तरह से जो वेव्स होती हैं, यहाँ पर जैसे ये कंप्रेशन बन गया, यानी कि लेयर जो होती हैं वो पास पास आ जाती हैं, ठीक है ना। और जहां पर रेयरफेक्शन होगा वहां पर लेयर दूर दूर हो जाएंगी, फिर लेयर पास पास आ जाती है। एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक की डिस्टेंस वेवलेंथ, या दूसरी रेयरफेक्शन से रेयरफेक्शन तक वो वेवलेंथ हो गई, समझ गए ना। तो जो इन द इंटीरियर ऑफ लिक्विड एंड इन एयर वेव्स जो है वो हमेशा लॉन्गिट्यूडनल होंगी, लिक्विड के नीचे और कहां पर, एयर में, यानी गैसियस मीडियम में हमेशा लॉन्गिट्यूडनल। वहां ट्रांसवर्स वेव प्रोपोगेट नहीं हो सकती हैं, ठीक है ना। वैसे लॉन्गिट्यूडनल तीनों में है, समझ गए ना, लेकिन उसमें केवल लॉन्गिट्यूडनल होंगी। वाटर के सरफेस की हमने बात आपको बता दी। दूसरी बात ध्यान रखना कि जहां पर ये पास पास आते हैं वहां पर डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, यहां पर डेंसिटी
कम होगी। जहां डेंसिटी इंक्रीज हो गई वहां पर प्रेशर भी इंक्रीज हो गया। यहां पर प्रेशर नॉर्मल प्रेशर से कम डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि लेयर पास पास है ना, तो डेंसिटी भी बढ़ी, प्रेशर भी बढ़ा। यहाँ पर डेंसिटी कम और प्रेशर कम, ठीक है ना। तो डेंसिटी और प्रेशर दोनों ग्रेटर होंगे कहाँ पर? कंप्रेशन में, ठीक है ना। जो वाटर का जो सरफेस होता है उस पर दोनों वेव्स का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब कि ट्रांसवर्स भी और लॉन्गिट्यूडनल भी, ठीक है ना। दोनों वेव्स का कॉम्बिनेशन होता है, ध्यान रहे, ठीक है ना। और वाटर के सरफेस पर जो वेव्स होती हैं वैसे दो तरह की हैं। एक को हम बोलते हैं कैपिलरी वेव्स, जो शॉर्ट वेव्स होती हैं और उसमें रिस्टोरिंग फोर्स सरफेस टेंशन की वजह से होता है। दूसरी ग्रेविटी वेव्स होती हैं, जो बड़ी वेव्स होती हैं, जैसे आपने सी में देखा होगा, समुद्र में हाई टाइड्स आते हैं तो बड़ी बड़ी वेव्स क्रिएट होती हैं वाटर के सरफेस पर, उसमें ग्रेविटी का इफेक्ट ज्यादा है, ठीक है ना, कि ग्रेविटी की वजह से अगर टाइड्स ऊपर जाएगा तो फिर नीचे भी आ जाता है, ठीक है। तो दो तरह की वहां पर वेव्स होती हैं, एक जो है कैपिलरी वेव्स हैं, दूसरी ग्रेविटी वेव्स हैं। कैपिलरी वेव्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है, और वो आपकी जो है वो जो हाई वेवलेंथ की वेव्स है उनमें ग्रेविटी का इफेक्ट जो है वो ज्यादा है, ठीक है ना। तो वाटर के सरफेस पर प्रैक्टिकली ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल के कॉम्बिनेशन का मीनिंग है कि ट्रांसवर्स में पार्टिकल कैसे मूव करेगा? वर्टिकली वाई डायरेक्शन को, लॉन्गिट्यूडनल में एक्स डायरेक्शन को। अगर आपने एसएचएम एज ए कॉम्बिनेशन आप पढ़ा होगा तो वहां पर देखा होगा कि जब दोनों मोशन 90 डिग्री पर होते हैं तो पार्टिकल जो होता है वो इलिप्टिकल पाथ या सर्कुलर में मूव करता है। ध्यान है, कॉम्बिनेशन कराया था एसएचएम में। तो यहाँ पर भी जो वाटर के सरफेस पर जो पार्टिकल होते हैं वो उनके कॉम्बिनेशन से इलिप्टिकल पाथ या सर्किल में मूव करते हैं, यानी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। आगे वहां पर ध्यान दें, डिफिनेशन में पल्स, पल्स जो है वो सिंगल क्रेस्ट या ट्रफ को हम जो ट्रेवल करता है एक मीडियम में उसे पल्स बोलते हैं, ठीक है। हार्डली ये पल्स जो है वो जनरेट नहीं होता है, एक ही पल्स चले, ठीक है ना। दूसरा वेव ट्रेन, आप किसी स्ट्रिंग को एक तरफ फिक्स कर दें और उसमें एक स्ट्रिंग को एक तरफ से अगर वेव्स दे दें या हाथ से उसको थोड़ा सा स्ट्रेन दें तो क्या होगा? ऐसे वेव ट्रेन चलेगी। वेव ट्रेन का डायग्राम बना हुआ है, मोर देन वन पल्स हैं, ठीक। दूसरी बात ध्यान रखना कि जैसे ये कोई रॉड है, यहाँ पर ध्यान दें, रॉड को मान लीजिए हम यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं और रॉड में किसी हैमर से अगर हम ऐसे स्ट्राइक करते हैं तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस होंगी, क्योंकि आपने परपेंडिकुलर ऐसे स्ट्राइक किया है, अंदर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के टर्म्स में वेव्स चल देंगी, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल क्योंकि तीनों में है, समझ गए ना। और अगर मान लीजिए इसकी रॉड है, थिन वो नहीं है, अगर इस पर परपेंडिकुलर स्ट्राइक करते हैं ऐसे या एंगल पर तो इसमें ट्रांसवर्स वेव ऐसे प्रोड्यूस होंगी। यानी ये मैटर पर भी, आपके मेथड पर भी डिपेंड करता है कि आपने कैसे वेव्स को प्रोड्यूस किया है, ठीक। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो स्ट्रिंग होती हैं जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह में है, स्ट्रिंग आप एक तरफ फिक्स कर लें, उनमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोपोगेट नहीं हो पाती हैं आगे को, समझ रहे ना। होती तो वैसे, क्योंकि उसमें आपको जो उनकी कंप्रेशन और रेयरफेक्शन वहां पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग दोनों तरफ से टाइट होती है, समझ गए ना। रॉड में है, पॉसिबल है, ठीक। आगे देखें, पीरियोडिक वेव्स आप मालूम है जो सर्टेन टाइम पीरियड के बाद अपनी पोजीशन को रिपीट करते हैं वो पीरियोडिक वेव होती हैं, ठीक। लिखा हुई है ये पीरियोडिक वेव इज वन इन विच वेव्स पैटर्न रिपीट्स इटसेल्फ, ठीक है ना, मैनी टाइम्स विदाउट एनी चेंज। दो तरह की वेव्स हमने दे रखी हैं, नीचे एक स्क्वायर वेव है और दूसरी साइन वेव है, ठीक है ना। ये जनरल हो गए, आप स्क्वायर वेव और साइन वेव है लिखा हुआ है। वेवलेंथ की डिफिनीशन हमने आपको बता दी है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स विच ट्रेवल्स इन द सेम फेज, ये स्टैंडर्ड डिफिनीशन है। डायग्राम बना हुआ है आपके यहाँ, ठीक है ना। ए और ए पॉइंट दिए हुए हैं, जैसा कि अभी हमने डायग्राम में बनाया था, उसमें जो है वो वेवलेंथ हो गई और बी से बी तक की एक वेवलेंथ हो गई, ठीक है। फेज की डिफिनीशन आपने एसएचएम पे पढ़ी थी, फेज क्या होता है? फेज, ध्यान है, फेज पोजीशन प्लस डायरेक्शन, दो बातें जरूर ध्यान रखें। किसी भी पार्टिकल का वो पोजीशन और डायरेक्शन शो करता है, उसे हम फेज बोलते हैं, ठीक है। साइनोसोडियल जब वेव होती हैं तो उनमें साइन के साथ जो आर्गुमेंट होता है ओमेगा टी माइनस के एक्स, उसे हम फेज बोला करते थे, ठीक है ना। यहां पर भी ध्यान रखना, फेज डिनोट्स द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ द मीडियम ऑफ पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट। अब आप आ जाएं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है वो, पहली बात ध्यान रखना कि फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी है, और आपको अभी आगे थ्योरी में समझ में आ जाएगा कि कैसे वो सोर्स की प्रॉपर्टी होती है। देखिए,
frequency of periodic wave is the number of waves that passes in 1 second through a particular point of the medium. साउंड वेव में क्या होता है, जैसे कोई साउंड प्रोड्यूस हो रही है और आप एक जगह पर खड़े हैं, तो वहां से आपके पास पर सेकंड जितनी वेव क्रॉस हो गई वो फ्रिक्वेंसी हो गई। फ्रिक्वेंसी की एक मेन प्रॉपर्टी है, वो कभी नहीं भूलना, ठीक है ना, कि 12 तो सब जगह काम आती है, कि जो सोर्स की फ्रिक्वेंसी होती है वही मीडियम में जो वेव जाएगी तो वही फ्रिक्वेंसी रहेगी। फ्रिक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है, वो सोर्स की प्रॉपर्टी है बेसिक, ठीक है ना। मीडियम चेंज हो जाएगा लेकिन फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी, ठीक है, क्यों आगे इलेक्ट्रिकल में भी इसका काम आएगा। तो फ्रिक्वेंसी ऑफ द पीरियोडिक वेव इज द नंबर ऑफ वेव्स हैं दैट पासेस इन 1 सेकंड थ्रू ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द मीडियम। फ्रिक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोर्स which produce disturbance and constant for the given medium। इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए जो फ्रिक्वेंसी है उसमें 3 ये यूज होते हैं वर्ड, एफ से, न्यू से और स्मॉल एन से। तो न्यू से जनरली हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। वेलोसिटी आपको मालूम है, डिस्टेंस जो मूव करेगा पर सेकंड उसको हम वेलोसिटी बोलेंगे। डिस्टेंस बाई विच ए वेव, क्या लिखा है, डिस्टेंस बाई विच ए वेव एडवांस इन 1 सेकंड इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ द वेव, ठीक है ना। तो 1 सेकंड में जितना जो है वो मूव करेगा वो वेलोसिटी होगी। न्यू यहां पर फ्रिक्वेंसी है, ध्यान दें। टी क्या है, टाइम पीरियड है। लेमडा क्या है, वेवलेंथ है। वी है वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। जब एक पूरी वेव बनेगी तो डिस्टेंस कितनी होगी, लेमडा, और टाइम को किससे लिखा, कैपिटल टी से, ओके। तो यहां पर ध्यान दें, डिस्टेंस को लेमडा से लिख दिया, टाइम को कैपिटल टी लिख दिया, तो वेलोसिटी आ गए लेमडा अपॉन टी, और 1 अपॉन टी को हम फ्रिक्वेंसी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए वहां एफ लेमडा लिख दें या न्यू लेमडा लिख दें, ठीक है ना। यानी कि आपका फार्मूला बन गया कि स्पीड बोल दें या वेलोसिटी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। समझ गए होंगे ना, ठीक। अब आप नेक्स्ट देखें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव्स। देखिए, जो ट्रांसवर्स वेव होती है उसमें, जैसे मान लीजिए आपके उसमें पीडीएफ में देखें, वहां पर डायग्राम नीचे बना हुआ है, लिखा है ट्रांसवर्स वेव्स, दिया है ना। डिस्टेंस के साथ अभी हमने बताया कि जो ट्रांसवर्स वेव होती है वो मीन पोजीशन से अप डाउन मूव करेगी। वेव जा रही है इधर एक्स डायरेक्शन को, ठीक, पार्टिकल मूव कर रहा है ये। तो इसको बनाने का मीनिंग है कि जो पार्टिकल यहां पर था उसका डिस्प्लेसमेंट ये है, यानी इतना डिस्प्लेस्ड है, ठीक। यानी कि जो पार्टिकल अप डाउन मोशन कर रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन को दिखाया गया है, ठीक है ना। यहां के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ये है एट दैट इंस्टेंट, समझ रहे हैं बात। इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इतना है, इसका मतलब ये पार्टिकल जो है वो मीन पोजीशन से नीचे है और ये पार्टिकल मीन पोजीशन से ऊपर है। आ रही बात समझ में, ठीक। तो डायग्राम में बना हुआ है, वहां पर देख लें, ए पार्टिकल ए डेस पर है, बी पार्टिकल बी डेस पर है, और सी पार्टिकल सी डेस पर है। और उसमें लिखा है कि इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मीडियम, ठीक है ना, आर डिस्प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, लिखा है ना। तो इंडिविजुअल पार्टिकल जो है वो राइट एंगल पर मूव करता है जिस डायरेक्शन में जो है वो वेव प्रोपोगेट होती है। इसका मतलब है कि इसमें जो वाई वर्सेस आप एक्स बनाते हैं, ठीक है ना, ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दे देगा कि पार्टिकल मीन पोजीशन से कितना ऊपर है, यहाँ पर पार्टिकल मीन पोजीशन से कितना नीचे है, समझ गए ना। उसी को हम इस पर वाई एक्सिस पर दिखा देते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात ध्यान रखना है इस चीज को कि प्रैक्टिकली क्या होता है, इसे आगे भी है थ्योरी में, जरा इसको समझने की कोशिश करें। जैसे एक पार्टिकल ट्रांसवर्स वेव में जब नीचे आएगा तो जो एडजेसेंट पार्टिकल होते हैं वो भी नीचे ऐसे आने लगते हैं। ये पार्टिकल इसको नीचे खींचेगा, ये वाला इसको नीचे खींचेगा, ये इसको नीचे खींचेगा, ठीक। जब ये नीचे आएगा तो ध्यान देना, पार्टिकल मीन पोजीशन से डाउनवर्ड, फिर मीन पोजीशन पर, फिर ऊपर, फिर मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से यहां तक उसने अपना 1/4 जर्नी कंप्लीट कर ली है। रीना 1/4 यानी कि टाइम पीरियड का T/4, समझ में आ रही बात ये, ठीक।
उतने ही टाइम में यहां पर भी वेव का 1/4 पार्ट बन जाएगा। जरा समझें इस चीज को। ये पार्ट इतना तैयार हो गया है, यहाँ ये वेव हम यहां से ऐसे ले रही है, ये वेव पार्ट बन गया है। समझ में आ रही बात? जब ये पार्टिकल वापस जाएगा, ठीक, उस समय इसका हाफ पार्ट और तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। और वेव आगे भी जा रही है, ध्यान रखना। पार्टिकल अपनी जगह पर मूव करता है और वेव आगे प्रोपोगेट करती है। इसमें डबल मोशन होता है पीरियोडिक। पार्टिकल अपनी जगह पर ऑसिलेट करता है और वेव आगे प्रोपोगेट होती है, ठीक। कहने का मीनिंग है, जब पार्टिकल एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है टू एंड फ्रो, नीचे ऊपर फिर वापस, उतनी देर में एक पल्स तैयार, एक वेव्स तैयार। आप समझ गए? तो पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी क्या है? जब वो मीन पोजीशन के अबाउट अप डाउन कर रहा है और पहुंच गया अपनी मीन पोजीशन पर, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, उधर एक वेव तैयार हुई। इसका मतलब कि जो सोर्स ऑसिलेट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी मीडियम की जो वेव प्रोपोगेट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। आ रही होगी बात समझ में, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूडनल का दूसरा फिनोमेना है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है कि उसमें पार्टिकल, आपको मालूम है, वो मीन पोजीशन के अबाउट कैसे मूव कर रहा है, टू एंड फ्रो ऐसे, ठीक। क्या करते हैं कि जब हम इसके मोशन को दिखाते हैं, तो जब मीन पोजीशन के अबाउट जब वो आगे गया, तो जो जर्नी होती है उसको अपवर्ड दिखाते हैं। क्योंकि हमें, आप जो दोनों डायग्राम होते हैं यहां समझने की कोशिश करें, वहां पर डायग्राम बना हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट है y, ये पार्टिकल जो दिखाया गया है इतना डिस्प्लेसमेंट लॉन्गिट्यूडनल में, इसका मतलब है ये पार्टिकल की मीन पोजीशन से ये इतना फॉरवर्ड है, जितना फॉरवर्ड होगा इसको यहां दिखाते हैं ऊपर। समझने की कोशिश करें, समझ में आ रही बात? मीन पोजीशन से पार्टिकल जितना आगे गया प्लस x को, वो डिस्टेंस ऊपर दिखाई जाएगी, ठीक। इस यहां पर ध्यान दें, इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ये है इतना, इसका मतलब है ये निगेटिव में है, इसका मतलब ये मीन पोजीशन से इस तरफ को होगा, ठीक है ना। अगर निगेटिव में है तो -x की तरफ, अगर पॉजिटिव में है तो +x की तरफ, कोई भी ले लें। यहां देखो, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ये दिखाया तुमने, तो ये किधर होगा, नेगेटिव। इसका मतलब इतनी डिस्टेंस ये मीन पोजीशन के इधर है। हम दिखाते डायग्राम इसी तरह से हैं y वर्सेस x का, क्योंकि ट्रांसवर्स में जो पार्टिकल मोशन कर रहा है वो तो वेव प्रोपोगेशन के 90 डिग्री पर है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल में तो उसी डायरेक्शन में है। अब उस डायरेक्शन में कैसे डिस्प्लेसमेंट दिखाओगे? जब कोई ग्राफ बनाओगे तो y एक्सिस पर आप ग्राफ बनाएंगे, डिस्प्लेसमेंट यहां दिखाएंगे और वेव प्रोपोगेट इधर हो रही है। आ रही बात समझ में ना? तो फिर इसको कैसे दिखाया जाए? तो इसलिए जो राइट को जा रहा है यानी +x को जा रहा है उसको ऊपर दिखाते हैं, और जो -x को जा रहा है उसको नीचे दिखाते हैं। समझ में आ रही बात? अब जरा यहां पर बताएं मुझे जरा, जो पार्टिकल यहां है वो किधर है, लेफ्ट को है कि राइट को जा रहा है? अरे ये ऊपर है, ऊपर का मतलब राइट को। इसका मतलब ये पार्टिकल जब ऊपर को है तो ये इधर मूव कर रहे हैं, और ये वाले पार्टिकल किधर कर रहे हैं, लेफ्ट को मूव कर रहे हैं। इसका मतलब इस पॉइंट पर कंप्रेशन है, क्योंकि लेयर पास पास आ गई। आ रही बात समझ में? वही चीज आप यहां पर चेक करें, यहां देखें, यहां पर जो पार्टिकल्स है वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब इस तरफ जा रहा है, और यहां पर जो पार्टिकल है वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, उसका मतलब पार्टिकल किधर है, इधर को है। यहां लेयर दूर दूर हो गई, इसका मतलब यहां पर रेयर फ्रिक्शन है। समझ गए बात? जहां कंप्रेशन है वहां प्रेशर नॉर्मल प्रेशर से ज्यादा होगा, जहां रेयर फ्रिक्शन है वहां पर प्रेशर नॉर्मल प्रेशर से कम होगा। अपने डायग्राम को चेक करें पीडीएफ में, देखिए हमने ठीक से दिखा रखा है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कि y वर्सेस x ग्राफ, जिसमें हमने ए पॉइंट जो दिखाया है वो ए डैश पर है डिस्प्लेसमेंट, वो ऊपर बना दिया, और बी को बी डैश पर बनाया, वो ऊपर बना दिया, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ गए ना बात? केवल वो समझने के लिए है। ठीक इसी तरह से हमने सी पॉइंट पर बनाया है, नीचे कंप्रेशन और रेयर फ्रिक्शन का डायग्राम बनाया है, उसको चेक करें। जहां पॉइंट आपका कंप्रेशन पर चेक करो, दोनों तरफ के पार्टिकल पास पास आ रहे हैं, जैसे यहां पर पास पास आ रहे हैं। रेयर फ्रिक्शन में चेक करें, पार्टिकल्स जो है वो किधर जा रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं, वहां दिखा रखा है। फिर नीचे प्रेशर का वेरिएशन वर्सेस एक्स बनाया है, देखें ध्यान से। जहां कंप्रेशन है वहां पर प्रेशर नॉर्मल प्रेशर से ज्यादा,
कितना ज़्यादा है नॉर्मल प्रेशर से? डेल्टा पी। क्योंकि नॉर्मल प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा अगर वेव प्रोपोगेट हो रही है एयर में या एटमॉस्फेयर में। जहाँ रेयर फ्रैक्शन है वहां पर लेयर दूर दूर है तो प्रेशर कैसा दिखाया? नॉर्मल प्रेशर से कम दिखाया है। देखिए, इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर डिस्प्लेस्ड अलोंग द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। In order to draw a displacement distance curve, the displacement travels right will be treated as positive and towards left as negative। समझ गए ना? यानी जो राइट को मूवमेंट है वो पॉजिटिव ऊपर बना दिया और जो लेफ्ट को मूवमेंट था वो नीचे बना दिया। दिखाएंगे हम बिल्कुल इसी की तरह से जैसे हमने ये मोशन बनाया है। समझ गए होंगे बात को ना? हाँ, देखिए, जैसे ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हमने आपको बताया कि अगर कोई पार्टिकल ए पर है और आपने इस तरह से वेव का रिप्रेजेंटेशन किया है तो इसका मतलब है कि ए पार्टिकल जो है वो अपने ए डैश पर है तो इतना जो आगे डिस्प्लेसमेंट है उसको यहाँ दिखाया गया है। ठीक, अब इस जगह पर पॉइंट सी को चेक करें, हमने इसे सी डाला। इस जगह पर जो इधर के पार्टिकल हैं उनमें डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ है और जो इधर के पार्टिकल हैं उनमें डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट की तरफ है क्योंकि इसमें माइनस दिखाया गया है। ठीक, यानी कि किसी वेव का अगर इस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन हो रहा है तो यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर जो है इस तरफ का पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इधर होगा और यहाँ के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट को होगा। क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, इसका मतलब लेफ्ट की तरह, तो यहाँ कंप्रेशन होगा। इसीलिए इस पॉइंट के नीचे जो होंगी वो वेव ऐसे कंप्रेस्ड होंगी। और नेचुरल है कि अगर हम यहाँ पर वेव बनाते हैं तो इधर के जो ये पॉइंट डी ले लो, डी पॉइंट के इधर के जो पार्टिकल हैं उनका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव साइड को है, यानी कि इस तरफ है, और जो यहाँ का डिस्प्लेसमेंट होगा वो पॉजिटिव साइड है, इसका मतलब इस तरफ है। तो यहाँ देखिए पार्टिकल्स दूर दूर जा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर रेयर फ्रैक्शन है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी जो है इसके नीचे कंप्रेशन, ये रेयर फ्रैक्शन होगा, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन। अब जरा ध्यान दें, जहाँ पर कंप्रेशन हो गया वहां पर जो प्रेशर होता है वो नॉर्मल प्रेशर से ज्यादा होता है। जहां पर रेयर फ्रैक्शन है वहां पर प्रेशर नॉर्मल प्रेशर से कम होता है। इसको आगे भी इक्वेशन में बताया जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर कंप्रेशन, यहाँ रेयर फ्रैक्शन होगा तो यहाँ पर भी जो प्रेशर है वो नॉर्मल प्रेशर से कम होगा, इसलिए इनको आप मिला दीजिए। ये प्रेशर की वेव बनती है। प्रैक्टिकली ये चीज एक्सिस प्रेशर डेल्टा पी है, नॉर्मल प्रेशर पी है और ये डेल्टा पी है। इसका मीनिंग है कि जो कंप्रेशन होगा वहां नॉर्मल प्रेशर से प्रेशर डेल्टा पी मोर देन होगा। कितना होगा वो आगे थ्योरी में बताएंगे। ये डिस्प्लेसमेंट की वेव है। जिन लोगों को ठीक से थ्योरी एसएसएम की मालूम है वो ये समझ रहे होंगे ये इक्वेशन साइन वेव की है, यानी कि ये y इक्वल टू साइन ओमेगा टी है तो प्रेशर की इक्वेशन कॉस की बनेगी। ये कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन है, आप समझ गए होंगे। अब आप हेडिंग वहां देखें पीडीएफ में और डालें हेडिंग जनरल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन। जनरल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन। देखिए, इसके पहले आप एक पॉइंट को समझ लें कि मैथ में अगर कोई y वर्सेस x ये ग्राफ दिया है, सपोज ये ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, हमने नेगेटिव साइड नहीं बनाया है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, y की सिमेट्री है, y पर स्क्वायर नहीं है। अगर हम इसी ग्राफ को आगे फॉरवर्ड कर दें, मान लीजिए ये 0.5 है, पीडीएफ में भी हमने दिखाया है, इसको आगे शिफ्ट कर दें तो अगर प्लस x को शिफ्ट करते हो तो यहाँ पर x माइनस 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और अगर आपने -5 को शिफ्ट किया और ग्राफ को इधर, तो ये ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो शिफ्टिंग ध्यान रखना, अगर हम राइट को शिफ्ट करते हैं तो माइनस होता है, इधर को शिफ्ट करते हैं तो पॉजिटिव होता है। चेकिंग के लिए समझ लें, अगर इसमें x को 0 रखें तो y 0 आएगा। इसमें देखें अगर x को यहाँ 5 रख दें तो y 0 आएगा। इसका मतलब कि x पर 5 पॉइंट पर जब 5 पर मिलेगा तो वहाँ y कोऑर्डिनेट 0 होगा। इसी तरह इसमें x प्लस 5 का होल स्क्वायर है, या x की जगह -5 डाल दें तो यहाँ 0 आएगा। इसका मतलब कि अगर हम राइट को शिफ्ट करते हैं तो -5 कर दें और प्लस को इधर को शिफ्ट करते हैं तो +5 कर दें। 5 हमने एक जस्ट नंबर लिया है, ठीक है ना। तो वेव इक्वेशन, जब कोई वेव जो है वो प्रोपोगेट करती है तो उसका जो जनरल इक्वेशन है, देखो हमारे सिलेबस में जो वेव इक्वेशन होती है वो हम साइनोसोडियल लेते हैं, इसका मतलब है साइन वेव लेते हैं। हम एक्सप्रेशन अभी जनरल बता रहे हैं, फिर हम साइनोसोडियल पर आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर जैसे ये कोई वेव है, ये आगे को प्रोपोगेट हो रही है। अगर आपने इसका फंक्शन लिखा y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक, तो
टी टाइम के बाद इसकी इक्वेशन क्या होगी आफ्टर टी टाइम? टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन बी। इसका मतलब जब ये एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा तब इसकी इक्वेशन क्या होगी? तो डिस्टेंस एक्स हो गई, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वी स्पीड है, स्पीड वी से वेव आगे प्रोपोगेट हो रही है। ओके, तो एक्स डिस्टेंस यानी टी टाइम के बाद उसने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल की, तो इक्वेशन ऑफ द वेव अलोंग द प्लस एक्स एक्सिस, किधर जा रही है वेव? प्लस एक्स एक्सिस को जा रही है। तब इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू ए, इसका एम्पलीट्यूड, हम अभी फंक्शन ले रहे हैं, ये फंक्शन जो होगा आपका वो y इज इक्वल टू एफ, टी यहाँ पर एफ एक्स था, ठीक है। ये फंक्शन जो हमने लिया है y इज इक्वल टू, ये फंक्शन हम टाइम के साथ लेंगे, टी के साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ टाइम पर रिप्लेस करना चाह रहे हैं, तो यहाँ टी की जगह क्या आ जाएगा? टी माइनस एक्स अपॉन वी। अगर y इज इक्वल टू एफ टी जनरल फंक्शन है, तो आफ्टर टी टाइम उसकी जो इक्वेशन होगी वो एफ y इज इक्वल टू एफ टी माइनस एक्स अपॉन वी होगी। समझ गए होंगे बात? ये कब होगी? जब वेव प्लस एक्स को प्रोपोगेट हो रही हो, प्लस एक्स को, और अगर माइनस एक्स को प्रोपोगेट होगी तो फंक्शन की वैल्यू एफ टी प्लस एक्स अपॉन वी हो जाएगी। ये जनरल फंक्शन है, बाद में हम साइन पर आ जाएंगे। जनरल फंक्शन का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो जनरल में हमारे सिलेबस में जो वेव्स हैं उनमें हम साइनोसोडियल फंक्शन लेते हैं। आप अच्छी तरह से थ्योरी में लर्न कर लें कि अगर प्लस एक्स को वेव जा रही है तो उसमें बीच में माइनस आएगा, और अगर माइनस एक्स को वेव जा रही है तो बीच में प्लस आएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो आपने इक्वेशन बनाई है इसमें फंक्शन ये टाइम का भी है और एक्स का भी है। अब यहाँ थोड़ा सा आप ठीक से समझना बात को, यहाँ फंक्शन टाइम का भी है और एक्स का भी है, ठीक है ना। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको मैथ में पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो हम एक्स को कांस्टेंट लेंगे, ठीक। तो इसे पार्शियल डिफरेंशिएशन को डेल वाई अपॉन डेल टी ऐसे लिखते हैं। ये हम विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, यहाँ टी के साथ कोई फंक्शन है नहीं, इसलिए जो पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे हम माइनस वाले का करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एफ डेस टी माइनस एक्स अपॉन बी, ठीक है, फंक्शन का। जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, वैसे यहाँ एफ डेस लिख दिया है। कुछ फार्मूला बना रहे हैं, आप उसको कंसंट्रेट होके समझने की कोशिश करें। अगर हम यहाँ विद रिस्पेक्ट टू वाई कर दें, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फिर यहाँ पर ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स का, ठीक है ना। तो यहाँ पर चूंकि एक्स अपॉन बी है, तो पहली बात तो आप इसको नोट कर दें, एफ डेस टी माइनस एक्स अपॉन वी, और x के साथ फंक्शन क्या लिखा हुआ है? माइनस वन अपॉन बी, वो बाहर आ जाएगा। जैसा कि आपको अगर डिफरेंशिएशन आता होगा तो आप समझ गए होंगे, ठीक। अब जरा इन दोनों को कंपेयर करिए, ठीक। यहां पर ध्यान रखना, जो v है वो वेव वेलोसिटी है। v क्या है? वेव वेलोसिटी। यहां जब कोई वेव प्रोपोगेट होती है मीडियम के अंदर तो डबल पीरियोडिसिटी होती है। देखिए, पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करता है, पार्टिकल की वेलोसिटी मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होगी, यहां पर जीरो होगी, यहां पर जीरो होगी, ठीक। और पार्टिकल जब एक ऑसिलेशन करता है तो हमने बता दिया एक वेव बनती है, इसलिए जो पार्टिकल के ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है वही वेव की फ्रीक्वेंसी होगी, ओके। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखें, इसमें पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है, कम ज्यादा हो रही है, लेकिन वेव वेलोसिटी अलग चीज है, वो v है। वेव आगे प्रोपोगेट हो रही है v वेलोसिटी से। ये यहाँ पर जो v है वो वेव वेलोसिटी है, डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी को डिवाइड किया तब टाइम आया है। तो जरा इन दोनों को मिला दें। आपने डेल वाई डेल टी और डेल वी वाई डेल एक्स मिलाया है, तो इससे फार्मूला ये बना, यहाँ पर नोट कर रहे हैं हम कि डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, इसकी जगह हम लिख सकते हैं डेल वाई अपॉन डी टी, यानी डी वाई बाई डी टी। तो डेल वाई अपॉन डी टी, और v को इधर ले आ रहे हैं हम, यहाँ v लगाइए और माइनस लगाइए। इसका मतलब डेल वाई अपॉन डेल टी क्या है? डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम बोलते हैं पार्टिकल वेलोसिटी। पीडीएफ जरूर निकाल लेना, पार्टिकल वेलोसिटी,
लिंक दिया हुआ है उसमें डिस्क्रिप्शन में, पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस v क्या है, वेव वेलोसिटी, और dy बाई dx क्या होगा, y वर्सेस x का स्लोप होगा। पार्टिकल अपनी जगह पर मोशन कर रहा है, वेव आगे प्रोपोगेट हो रही है y वर्सेस x। कोई भी ग्राफ बना लें, अभी हम साइन कर्व के साथ इसको और समझाने की कोशिश करेंगे। ये स्लोप है y वर्सेस, स्लोप ऑफ y वर्सेस x कर्व का स्लोप है। ठीक, अब जरा एक पॉइंट पर ध्यान दें, हमने जो डिफरेंशिएशन किया है वो नेगेटिव वाली इक्वेशन का किया, इसका। अगर हम प्लस का करेंगे तो यहां पर प्लस आएगा, और यहां पर भी प्लस होगा, यहां भी प्लस आएगा। इसका मतलब ये जो आपने इक्वेशन बनाई है ये वेव की जनरल इक्वेशन नहीं है। अगर ये प्लस एक्स की तरफ जा रही है तो इसमें माइनस आएगा, और अगर ये माइनस एक्स की तरफ जा रही है तो इसमें प्लस आएगा। ठीक, इसको वेव की जनरल इक्वेशन नहीं बोला जाता है, लेकिन अगर कहीं कोई क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्चुअल आता है जिसमें कि स्लोप दिया है, आप वहां आपको देखना पड़ेगा कि वेव प्लस एक्स की तरफ जा रही है या माइनस एक्स की तरफ जा रही है। ठीक, लेकिन एक पॉइंट पर ध्यान दें, अगर हम इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर दें तब क्या होगा, तो ये माइनस एक बार और आके ये प्लस बन जाएगा, लेकिन यहाँ बी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दो बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तब जो इक्वेशन बनती है, अगर यहां पर लिखना है इफ वी अगेन डिफरेंशिएट देन वी कैन गेट, आप प्लस क्यों आया, इसमें तो प्लस आएगा ही और माइनस वाले में भी प्लस आएगा। तो अगर हम इसको दो बार डिफरेंशिएट करते हैं तो इक्वेशन ये बनती है, डेल डबल डेरिवेटिव का है डेल टू वाई अपॉन डेल टी टू वी स्क्वायर और डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स टू। ठीक, ये इक्वेशन चाहे वेव प्लस एक्स को जा रही हो चाहे वेव माइनस एक्स को जा रही हो, ये दोनों के लिए इक्वेशन वैलिड है। इसलिए ये बोली जाती है वेव की जनरल इक्वेशन, और आप इसको लर्न रखें, आपके लिए बेटर रहेगा। वेव की जितने भी वेलोसिटी निकाली जाती हैं ओरिजिनल, वो यहाँ नहीं निकाली जाएंगी 11th में, तो वो इसी फार्मूले से निकाल कर कंपेयर किए जाते हैं और तब वेव वेलोसिटी के फार्मूले बनते हैं। v क्या है, वेव वेलोसिटी है। तो यहाँ पर हमने पीडीएफ में भी लिखा है, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द वेव मोशन। ठीक, बस इसमें एक कंडीशन है, अगर हम, ये डबल डेरिवेटिव की इक्वेशन है, अगर हम इस डबल डेरिवेटिव की इक्वेशन को दो बार सॉल्व करते हैं तो जो फंक्शन आएगा वो नेचुरल है कि y के टर्म्स में आएगा। तो यहां पर है इफ वी सॉल्व द जनरल इक्वेशन यही वाली, देन वी गेट, तब हमको ये टर्म मिलता है y इज इक्वल टू एफ ए एक्स प्लस माइनस बी टी। अब माइनस किधर होगा आप समझ गए होंगे, माइनस आने का मतलब है वेव प्लस एक्स को जा रही है और प्लस आने का मतलब है वेव माइनस एक्स को जा रही है। तो इफ वी सॉल्व द जनरल इक्वेशन देन वी फाइंड दैट। अब हम बोल रहे हैं और पीडीएफ से मैच करें और समझने की इसको कोशिश करें। एनी फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, ये फंक्शन एक्स का भी है और टी का भी है, तो एनी फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी विच सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस, ये इक्वेशन, ठीक, एट विच और विच कैन बी रिटन एज इक्वेशन नंबर 2, इसकी तरह लिख सकते हो, यानी उसमें x भी आए और t भी आए। ठीक, रिप्रेजेंट ए वेव, द ओनली कंडीशन इज दैट इट शुड बी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इट शुड बी फाइनाइट एवरीवेयर, हर जगह इक्वेशन फाइनाइट होनी चाहिए, कहीं पर भी इनफाइनाइट वैल्यू नहीं आनी चाहिए। इट शुड बी फाइनाइट एवरीवेयर एंड एट ऑल टाइम्स, यानी t 0 पर भी और t इनफाइनाइट पर भी। If these conditions are satisfied, then speed of the wave is given by, तब हम जो स्पीड है वेव की वो हम देंगे इस फार्मूले से b अपॉन a। b का मतलब कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाई, ये t के साथ b लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x, इन दोनों को डिवाइड कर दें, आपको बहुत इजीली वेव इक्वेशन मिल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर किसी ने आपको ये फंक्शन दे दिया कि 2x प्लस 3t,
ठीक है ना। तो यहाँ से इसको डिवाइड कर दें इन दोनों को, तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। इनके हम क्वेश्चन आपको प्रॉपर उसमें कराएंगे। तो ओके स्टूडेंट, हमने आज आपको वेव की बेसिक डिफिनीशन और उसकी जनरल इक्वेशन करा दी है। हमारे थ्योरी में जो वेव प्रोपोगेशन की इक्वेशन है वो हार्मोनिक वेव है। हार्मोनिक वेव का मतलब होता है कि साइन और कॉस फंक्शन, इसलिए हम उसको स्टडी करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।